डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो एक बहुत स्पेसिफिक वीडियो है जो उपेंद्र बख्शी जी की जो आर्टिकल है द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, जो एमए पॉलिटिकल साइंस सिलेबस में इंक्लूडेड है, उसकी एक एक्सप्लेनेशन है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। और ये मुझे आशा है कि आपको एग्जाम हेल्प में, इंटरनल असेसमेंट में मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको हेल्प करेगा। और व्हाई दिस वीडियो? बिकॉज मुझे इतने रिक्वेस्ट मिले कि ये आर्टिकल बहुत टफ है और समझना मुश्किल हो रहा है, तो जस्ट ए स्मॉल हेल्प फ्रॉम माय साइड। लेकिन इसमें हम लोग रूल ऑफ लॉ, जो उपेंद्र बख्शी जी ने जो अपनी एक्सपोजिशन दिया है, एक्सप्लेन किया है, उसको हम लोग थोड़े बहुत इम्बेलिस करेंगे, सजाएंगे। जो जनरल आइडिया मुझे पता है रूल ऑफ लॉ के बारे में और जो आपको मैं लगातार 3 साल में शेयर करता आया हूं। तो यदि आप देखें कि रूल ऑफ लॉ का मायने क्या है, तो ये निकलता है बेसिकली इंग्लैंड से, जहां पे कि आपको पता है 1689 से ही ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी वहां पे इस्टेब्लिश हुई कि जो रूल है वो मैन का नहीं होना चाहिए, मतलब आदमियों का रूल नहीं बल्कि लॉ का रूल होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर शासन ना करे, बल्कि सभी व्यक्तियों पे एक समान जो कानून है, जो जस्ट है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो एक सबके सहमति से बना है जो कानून, और जो सबके भले के लिए है, उस कानून का राज हो। ये इंग्लैंड से आता है। और उसमें जो सबसे बड़े जो विद्वान जिन्होंने इस पे काम किया वो एवी डाइसी हैं, जो आपको पीजी एंट्रेंस टेस्ट और यूजीसी नेट में पूछा भी जाता है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ पे सबसे ऑथोरिटेटिव अपने विचार रखे। डाइसी के अनुसार से रूल ऑफ लॉ का जो मायने होता है, वो पहला ये है कि पर्सन, बॉडी और ऑथोरिटी एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंटल पावर मस्ट एक्ट बाय एंड विद इन द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। इसका बहुत प्रोफाउंड मीनिंग है कि कोई भी व्यक्ति, ऑथोरिटी, इंस्टीट्यूशन, यदि वो सरकार के पावर का, सॉवरेन पावर यूज करता है स्टेट का, तो वो केवल जो है लॉ के दायरे में काम करे, विद इन, और अकॉर्डिंग टू ऑथोरिटी ऑफ लॉ काम करे। जितना लॉ उसको पावर देती है और जो पावर देती है और जिस तरह से देती है, उसी तरह से एक्ट करे, आर्बिट्ररी एक्ट ना करे। तो इसका दूसरा मायने क्या हो गया कि रूल ऑफ लॉ गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ जो है सबको समान ट्रीटमेंट देता है। हर व्यक्ति जो एक राज्य का मेंबर है, पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर है, सिटीजन है, उसको समान तरीके से ट्रीट करता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उसको देता है। थर्ड इसके मायने हैं कि कोर्ट टू डिटरमिन एंड प्रोनाउंस व्हाट लॉ इज। अब यह है कि यहां पे ज्यूरिस्प्रूडेंस आ जाता है कि लॉ क्या है, ये लॉ सही है या नहीं है, ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है कि नहीं, या इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अनुसार है कि नहीं, जस्ट लॉ है कि नहीं, लॉ का इंटरप्रिटेशन क्या है पर्टिकुलर केस में। ये सारा काम जो है वो जुडिशियरी का है। रूल ऑफ लॉ में इसका मतलब यह है कि जुडिशियरी जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगी, जब तक वो बिल्कुल निरपेक्ष रूप से, बिना किसी भय या पक्षपात के, पर्टिकुलरली सरकार के, जब तक वो ये निर्णय नहीं करेगी कि लॉ का मायने क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, तब तक रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकता। ये इसमें अंतर्निहित है। एंड फाइनली ये इंप्लाई करता है, मतलब इंडिकेट करता है कि एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स आर वैलिड ओनली इफ इट इज एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कोई भी जो एग्जीक्यूटिव पावर यूज होता है वो बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए, सॉरी, उसी तरीके से होना चाहिए जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। दोनों में बहुत फर्क है। मैंने आपको कई बार बताया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ये है कि कोई कानून जब बनती है तो उसमें प्रोसीजर होता है कि उसको पर्टिकुलर केस में कैसे आप लागू कर सकते हैं, इसका क्या मीनिंग है एंड ऑल, तो वो उस अनुसार से होना चाहिए। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो लॉ के ही जस्ट होने पे क्वेश्चन खड़ा करता है। कोर्ट को यहां तक अधिकार मिल जाता है कि वो ये देखे कि ये लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है कि नहीं, नंबर वन। सेकंड, ये लॉ जस्ट है कि नहीं, ये कॉमन गुड को फर्दर करता है कि कॉमन गुड को हार्म करता है, ये सोसाइटी के लिए अच्छा है कि बुरा है। वहां सब्सटेंटिव वैल्यू जो
लॉ का है या लॉ का जो इसेंस है उस पे कोर्ट चली जाती है, और इसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। इंडिया में दोनों ही तरह के जो क्वेश्चन है इसको कोर्ट को देखने का अधिकार है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो इस प्रोसीजर इस्टेब्लिश एज पर लॉ है कि नहीं, और लॉ खुद अपने आप में जस्ट है या नहीं। तो जुडिशरी के पास में बहुत बड़ा पावर रूल ऑफ लॉ में आ जाता है। ये एवी डाइसी का एक तरह से इंप्लीकेशन या डिनोशन है रूल ऑफ लॉ का। इट इज, हम लोग को यह भी समझना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ इज क्लोजली लिंक्ड विद द लिबरल आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट एंड एम टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द सोसाइटी स्टेट। रूल ऑफ लॉ आपको पता है इंग्लैंड से आई है, वो लिबरलिज्म से उसका बहुत बड़ा नाता है, जहां पे कि इंडिविजुअलिज्म कोर जो है एक कॉन्सेप्शन बना कि इंडिविजुअल का जो हक है, राइट है, उसको सोसाइटी या स्टेट अपने एंड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती है, और वहां पे आया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट, बिल ऑफ राइट्स, और वहीं से जो है रूल ऑफ लॉ निकला कि ये आर्बिट्ररी रूल से द इंडिविजुअल को बचाना है, तो एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, वो कानून जिसमें इंडिविजुअल बराबर का भागीदार है, जो रूसो ने बोला था या कांत ने कहा था कि हम खुद अपने आप को कानून देते हैं, और जब उस कानून को हम फॉलो करते हैं तो हम मोरली फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में यदि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए कानून बनाते हैं तो सब माना जा सकता है, वैसे इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम अपने लिए खुद कानून बना रहे हैं, और वो कानून का यदि हम पालन करते हैं तो हम मोरली फ्री होते हैं। तो हम किसी और का के अंडर में नहीं है, हम किसी और के द्वारा गवर्न नहीं है, बल्कि हम उस कानून के द्वारा गवर्न है जो खुद जिसके हम निर्माता हैं। कांत, रूसो आप यहाँ पे याद कर लीजिए, इवन हेगल को याद कर लीजिए, वो इन सब में जो है अंतर निहित है रूल ऑफ लॉ में। अब आते हैं उपेंद्र बख्शी जी की जो आर्टिकल है। आपको पता है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी भी रहे हैं, राजकोट से इन्होंने पढ़ाई की है, फिर इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी और कई जगह इन्होंने पढ़ाया है, यूएस में भी पढ़ाया है। अभी भी इनके कुछ लेक्चर मैंने हाल में कहीं इधर उधर यूट्यूब पे देखे हैं, इंटरव्यू एंड अदर्स। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, जो इस जर्नल में छपा है। ऑफ कोर्स ये आर्टिकल बहुत हेवी है, इसकी लैंग्वेज बहुत क्लिस्ट है और बहुत अच्छे से मतलब समझ में आने लायक नहीं है, इसीलिए आप लोग को प्रॉब्लम हुई होगी, मैं समझ सकता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सरल भाषा में समझाने का कि ये कहना क्या चाहते हैं डे टू डे एग्जाम्पल के थ्रू। उपेंद्र बख्शी जो है, एक तरह से पहले आप समझिए कि ये एक तरह से लेफ्ट ओरिएंटेड विचारधारा के हैं। पहले इनकी विचारधारा समझिए। ये आप समझ लीजिए कि मार्क्सिस्ट कह सकते हैं एक तरीके से। लिबरल जो आइडिया है, लिबरल डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उसको ये कई जगह से डेराइव करते हैं, ये ऐसा दिखता है। और ये जो कोलोनियलिज्म थी, जो लिबरलिज्म लिबरल कंट्री के द्वारा की गई थी, उसके भी बहुत बड़े जो हैं क्रिटिक हैं, ऐसा दिखता है। तो इनका ये कहना है कि रूल ऑफ लॉ जो डाइसी एंड अदर्स ने दिया, वो इंडिया में जिस तरह से वो प्रैक्टिस हुई है, ये एक तरह से समरी आप समझ सकते हैं या कंक्लूजन समझ सकते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ इंडिया में एक टेरेन रहा है, एक एरिना रहा है लोगों के स्ट्रगल का, जो पीपल चाहते हैं, कोशिश करते हैं थ्रू रूल ऑफ लॉ कि जो पावर उन पे शासन करता है वो अकाउंटेबल हो, ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंट भी हो, गवर्नेंस जो है जस्ट हो, जो गवर्नेंस जिस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं, इंप्लीमेंट किए जाते हैं सोसाइटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो जस्ट हो, और जो स्टेट है वो इथिकल हो, मोरल हो, इथिकल हो। ये स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ पीपुल के, उसी स्ट्रगल को इंडिकेट करता है। एक बहुत ही नॉर्मेटिव काइंड ऑफ थॉट से ये शुरू करते हैं। इसके बाद बख्शी कहते हैं कि हम आरओएल को, जिसको आरओएल शॉर्ट में अब आगे हम लोग कहेंगे रूल ऑफ लॉ, आरओएल को हम थिक और थिन कंसेप्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल है, आप विल कैमिल्का को याद कीजिए, थिक मल्टीकल्चरलिज्म वर्सेस थिन मल्टीकल्चरलिज्म। थिक थिन जो होता है, ये सोशल साइंस में कहने का मतलब ये होता है कि थिक मतलब बहुत सब्सटेंटिव, काफी गूढ़, उसके अंदर घुस जाए, उसका इसेंस जानने की कोशिश करें, और थिन जो है जो ऑन द फेस ऑफ इट। तो यदि हम थिन आरओएल देखें, बहुत सुपरफिशियली देखें, तो आरओएल सिंपल बताता है कि प्रोसीजरल रिस्ट्रेंट ऑन द फॉर्म्स ऑफ सॉवरेन पावर एंड गवर्नमेंटल कंडक्ट, जो भी हम लोगों ने देखा, ये एक तरह से लिमिट करता है गवर्नमेंट के पावर को। वो कहता है कि भाई तुम केवल जो है
ये जो लॉ है ना, इसी के बाउंड्री में काम कर सकते हो, इसी के विद इन काम कर सकते हो, और जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है उसी के तहत तुम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले सकते हो। तो ये हाथ पांव जो है गवर्नमेंट के बांधता है, जिससे कि सिटीजन को या पीपल को लिबर्टी रहे विस विस गवर्नमेंट। ये थीन कंसेप्शन है। जो थिक कॉन्सेप्शन आरओएल का है, सब्सटैंटिव कॉन्सेप्शन, वो ये है कि जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है जिसके लिए कि पॉलिटिक्स बना है, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ गुड, राइट, इथिकल, मोरल, जस्ट, इसको कैसे रियलाइज करें एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में, एक पॉलिटिक्स में, ये थिक कंसेप्शन ऑफ आरओएल है जो यहां पे भी आता है। बक्सी कहते हैं कि जो इंडियन आरओएल है वो इम्बॉडीड होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑफ कोर्स ये तो बहुत सिंपल बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वही हमारा सुप्रीम रूल ऑफ लॉ है, उसी से सारा जो है रूल ऑफ लॉ निकलता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज इंडियन आरओएल। तो इसको आप थ्योरी ऑफ इंडियन आरओएल कह सकते हैं। ये वो बेसिकली थ्योरेटिकल बेस है जहां से आरओएल निकलता है। लेकिन जो प्रैक्टिस ऑफ आरओएल है, इंडियन आरओएल, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल करके कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस किया जाता है, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है पॉलिटी को इंडिया में, कैसे रूल ऑफ लॉ को डे टू डे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को यूज किया जाता है गवर्नेंस के लिए, दिस वे और दैट वे, गुड वे और बैड वे, ये जो है प्रैक्टिस ऑफ इंडियन आरओएल है। इस थ्योरी और प्रैक्टिस के डिफरेंस को समझना चाहिए, बक्सी का ये कहना है। अब ये जो है दूसरी बात जो ये कहते हैं कि जो पोस्ट कोलोनियल आरओएल है, मतलब जैसे कि इंडिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, उसको पोस्ट कोलोनियल कह लीजिए, जो कोलोनियल मास्टर ने दिया एक तरह से, उसके साथ क्या समस्या है उस पे ये प्रकाश डालते हैं। यहाँ ये क्रिटिक बन जाते हैं जो वेस्टर्न नोशन ऑफ आरओएल है, जो डाइसी का दिया हुआ है या इंग्लैंड अमेरिका का। ये कहते हैं कि दे वेर इम्पोज्ड बाय द कोलोनियल मास्टर। इसमें यूरोसेंट्रिक ओवरटोन है, क्योंकि ये तो बेसिकली हम रूल ऑफ लॉ, क्या मुगल के टाइम में हमारे यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ था? ये आया कहां से? जब इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, जो जितने रिफॉर्म याद कीजिए, मॉडले मिंटो रिफॉर्म, चेम्सफोर्ड मॉन्टेग रिफॉर्म, 1935 का एक्ट है, 50 तरह के जो है रूल ऑफ लॉ लाने की कोशिश की गई। और उसी का जो एक कल्मिनेशन हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, मोरलेस वो 1935 का एक बृहद रूप था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये एक तरह से कॉलोनियल मास्टर के द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया इस तरह का रूल ऑफ लॉ। ये कई ऑथर का कहना है और मिस्टर बक्सी का भी कहना है। और इस तरह के थोपने में जो है, जैसे हर वैल्यू को, पॉलिटिकल वैल्यू को डिसरिगार्ड किया गया कि वो अलग अलग कल्चर के अलग अलग हो सकता है, उसी तरह आरओएल को भी डिसरिगार्ड किया गया। कहा गया कि एक यूनिवर्सल आरओएल है जो यूरोपियन अमेरिकन है और वो हर जगह इंप्लीमेंट हो सकता है, हर जगह लागू हो सकता है। इसमें जो है इट वाज डिसरिगार्डेड कि इसका मल्टी कल्चरल कॉन्सेप्शन भी आरओएल का हो सकता है, हर अलग अलग कल्चर में अलग अलग हो सकता है। आरओएल कैन बी रूटेड इन स्पेसिफिक सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इसको जो है यूरोसेंट्रिक जो व्यू था आरओएल का, उसने उसको नेग्लेक्ट किया और ये माना कि जो आरओएल अमेरिका में या इंग्लैंड में वैलिड है वही इंडिया में भी वैलिड होगा, वही अफ्रीका में भी होगा, वही चाइना में भी होगा, वही लैटिन अमेरिका में होगा। इसको ये डिराइड करते हैं। आप समझिए कहां से बक्सी आ रहे हैं। एंग्लो अमेरिकन आरओएल हैज ब्लॉटेड हिस्ट्री ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस एंड वायलेशन। ये कहते हैं कि, और खुद जो इनका जो आरओएल है, जो यूरोसेंट्रिक आरओएल है, एंग्लो अमेरिकन आरओएल, उसका अपना हिस्ट्री क्या है रूल ऑफ लॉ का। आप यदि वहां के फेमिनिज्म का पढ़िए, मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का, तो कैसे जो है वहां औरतों को दबा के रखा गया, उनको फ्रेंचाइज नहीं दिया गया, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, जबकि इंडिया में एक झटके में दिया गया। कैसे वहां पे स्लेवरी को सपोर्ट किया गया बरसों बरसों तक। कैसे वहां सेग्रीगेशन लॉ जैसा जो अनइथिकल लॉ है वो अमेरिका में फॉलो किया गया रूल ऑफ लॉ के नाम पे। कैसे वहां रूल ऑफ लॉ के नाम पे जो है एक्सप्लॉइट किया गया जो डोमिनेटेड क्लास थे, मार्जिनलाइज क्लास थे, वुमेन, स्लेव, अदर्स, रेसियलिज्म किया गया उस पे। उसी रूल ऑफ लॉ के नाम पे वायलेंस हुए और उसी पे वायलेशन हुए, कितने लोगों के राइट
औरतों से लेकर के, मार्जिनलाइज पीपुल से लेके, कलर्ड पीपुल से लेके और एबोरिजिनल पीपुल से लेके, उन सब का राइट को वायलेट किया गया, जस्टिस डिनाई किया गया। तो बक्सी कहते हैं ऐसे क्रूअल बेस पे जो है एंग्लो अमेरिकन रूल ऑफ लॉ बना हुआ है, और उस रूल ऑफ लॉ को जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं कॉलोनियल कंट्री में, तो उसी तरह का वायलेंस और वायलेशन जो है परपिट्रेट होता रहता है सालों साल सालों साल, और उसको झेलते हैं वहां के लोग, पर्टिकुलरली जो मार्जिनलाइज हैं, वुमेन हैं, दलित हैं, अनटचेबल्स हैं, ट्राइबल हैं, एबोरिजिनल हैं, विकलांग हैं, वो सारे लोग जो हैं उस रूल ऑफ लॉ को झेलते हैं, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ का बेस ही यही बना है कि कुछ प्रिविलेज लोगों के लिए वो रूल ऑफ लॉ है, जो इसे आप बर्लिन करते हैं निगेटिव लिबर्टी, जो वास्ट मासेस को उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। उसी तरह ये रूल ऑफ लॉ जो है ये प्रिविलेज व्यक्तियों के लिए है। और आप देखिए इंडिया में भी जो ये बक्सी कहते हैं, क्या दिखता नहीं है, जब कोई छोटी छोटी बात होती है बड़े लोगों के लिए तो रात में कोर्ट खुल जाते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी जो होते हैं उनके लिए कोर्ट का दरवाजा कितना डिफिकल्ट है। आज के डेट में आपको पता होना चाहिए कि एक मिडिल क्लास आदमी भी जो है सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हायर नहीं कर सकता, आप नहीं हायर कर सकते हैं, आप सवाल ही नहीं उठता तो कोई आपका फ्री केस ना लड़े, इतनी फीस हाई है। एक एक केस को लड़ने के लिए 10-10 20-20 लाख रुपए चाहिए होते हैं, इवन हाई कोर्ट में लाखों रुपए चाहिए होते हैं। क्या कोई जस्टिस सुलभ है? तो ये रूल ऑफ लॉ किस तरह का रूल ऑफ लॉ है, जो वेस्टर्न रूल ऑफ लॉ, इसको जो है क्वेश्चन करते हैं बक्सी, और उसको जो है ट्रांसपोर्ट किया गया इंडिया जैसे कंट्री में। इन द करंट एरा ऑफ नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन, ये कहते हैं कि जो अभी जो नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन है उसमें आरओएल डॉक्ट्राइन ने एक अलग रूप अख्तियार कर लिया है। अब ये ग्लोबल रूल ऑफ लॉ की बात होती है, और वो ग्लोबल रूल ऑफ लॉ इस तरह से होती है कि वेस्टर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के डिक्टेट पे वो रूल ऑफ लॉ बनती है, जैसे डब्ल्यूटीओ के रूल बन रहे हैं, या क्लाइमेट चेंज के रूल बन रहे हैं, या एमएनसी टीएनसी को जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल बन रहे हैं, लेबर लॉ बन रहे हैं, वो उनके हक में बन रहे हैं जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट पावर हैं, disregarding again the rights and justice to marginalized people of that country। तो ये एक अलग ही कहानी जो है गढ़ी जा रही है ये नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन में, ये बक्सी का कहना है, जो कहीं कहीं दिखता भी है कि अब वो रूल ऑफ लॉ ने नियो कॉलोनियलिज्म का रूप अख्तियार कर लिया है। फिर ये कहते हैं कि इसमें एक ब्यूटी भी है इंडियन आरओएल में, जबकि ये कॉलोनियल प्रोडक्ट था, कॉलोनियल मास्टर के द्वारा थोपा गया था, लेकिन इसने फिर भी डेवलप कर लिया एक फॉर्म विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंग्लो अमेरिकन आरओएल। कैसे? ये कहते हैं इन्होंने अपना एक अलग खुशबू इंडियन आरओएल ने, थ्रू द एक्शंस ऑफ जुडिशियरी, थ्रू द एक्शंस ऑफ सम ग्रेट लीडर, सम ग्रेट थॉट, और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया, और कुछ लोगों जिन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को उस तरह से प्रैक्टिस किया, पीपल मूवमेंट, सिविल सोसाइटी, इन सब ने मिलके एक अलग तरीके का एक इंडियन आरओएल डेवलप किया है। क्या है वो रिमेनिंग आर्टिकल में कहते हैं, ये कहते हैं कि इंडियन आरओएल जो है ये तलवार भी है और ढाल भी है एक ही साथ। तलवार कैसे है? तलवार तो बहुत सिंपल है, जो रिस्ट्रेन करती है, कंस्ट्रेन करती है गवर्नमेंट के एक्शन को कि तुम ये नहीं कर सकते हो। लेकिन ये ढाल भी है, ये गवर्नमेंट और स्टेट को बहुत सारी फैसिलिटी भी देती है, इनकरेज भी करती है कि तुम ये करो। कंस्ट्रेन यदि हम देखें तो आरओएल कहती है कि तुम क्या नहीं कर सकते हो, व्हाट सॉवरेन पावर एंड स्टेट कंडक्ट मे नॉट आफ्टर ऑल डू। ये हम लोग देखेंगे, एक लिस्ट उन्होंने दे दिया है, सिंपल है। जहां तक फैसिलिटेट करने की बात है तो आरओएल केवल इंडिकेट करती है, ये बहुत ज्यादा आपको इशारा केवल करती है, बहुत ज्यादा फैसला नहीं करती है कि व्हाट स्टेट गवर्नमेंट नीड टू डू टू रियलाइज आरओएल सबस्टेंशियली। लेकिन ये आपको इशारा करती है कि आपको क्या करना चाहिए, कि आप जो सबस्टेंटिव जो वैल्यू है, जो थिक आरओएल है, उसको कैसे रियलाइज करेंगे, जो इथिक्स है, जस्टिस है, राइट है, उसमें जो अंतर्निहित गुड है, वो कैसे रियलाइज करेंगे, जो आरओएल इंडिकेट करता है। ये फैसिलिटेटिव लैंग्वेज है। अब ये कहते हैं, आगे के हम लोग स्लाइड में देखेंगे कि ये जो कंस्ट्रेन करती है वो देखिए क्या है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये इतना सिंपल है कि मैं इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ये वही बात है जो डाइसी ने कही है, उसको फैला दिया है कि क्या क्या गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, आरओएल कैसे हाथ बांधता है गवर्नमेंट का,
कि आपका डिवीजन सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, एक ही अथॉरिटी जो है जज जूरी एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए, लॉ जो है ओपन एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, डेलिब्रेशन से बनना चाहिए, कंटेस्टेबल होना चाहिए, गवर्नेंस जो है इमरजेंसी के द्वारा नहीं करना चाहिए, यदि इमरजेंसी लाई भी जाए तो उसमें फंडामेंटल राइट इन सबको वायलेट नहीं करना चाहिए, और जो एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेटिव पावर यूज करते हैं उसका एक दायरा फिक्स होना चाहिए जिसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, और लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट की जो पावर है वो विद इन लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ केवल होना चाहिए एंड ऑल। ये तो बहुत ही सिंपल है कि क्या आरओएल कंस्ट्रेन करता है। जो फैसिलिटेट करता है उसमें बक्सी थोड़ा रिव्यू करते हैं, मतलब वो अफसोस करते हैं कि आरओएल यहाँ पे आके बहुत जो है इनइफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ किस तरह से गवर्नेंस हो, गवर्नमेंट का फॉर्म कैसा हो, बहुत चीजों पे ये साइलेंट है आरओएल। जैसे ही एग्जांपल देते हैं कि आरओएल क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे हो, मतलब लेजिटिमेट गवर्नमेंट का, जिसको कि लिबरल डेमोक्रेसी में बाय कॉन्सेंट कहते हैं, जिसमें कि सब लोग वोट देते हैं तो हम कॉन्सेंट देते हैं तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेकिन वोटिंग सिस्टम कैसा हो, इलेक्टोरल सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, प्रेफरेंशियल वोटिंग हो, कुछ इसके बारे में नहीं कहता, कुछ भी हो सकता है। इवन जो डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी होता है जिसमें कि काफी हेर फेर की जाती है, उसको जेरी मेंडरिंग बोलते हैं, आपने इस तरह से काट कूट दिया कि आपको इलेक्टोरल फायदा हो, जो सरकार में होते हैं उसको उसको भी ये नहीं रोक पाती है, कुछ नहीं कहती उस पर। जो इलेक्शन होते हैं उसके स्टेट फंडिंग पे ये कुछ नहीं कहती है, वहां पे भी बहुत घोटाला होता है। जो जो कॉरपोरेट कैंपेन होती है, कॉरपोरेट जो फंडिंग करते हैं इलेक्शन कैंपेन को, उस पर ये चुप रहती है। जो इलेक्शन कैंपेन होता है वो कितना वीसियस हो सकता है, कितना उसमें हेट स्पीच होती है, कितना जो है सोशल क्लीवेज को उभारा जाता है, धर्म एंड अदर, उस पे भी इस आरओएल जो है चुप रहती है, कुछ नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो ये सब पे जो है बक्सी क्वेश्चन करते हैं कि रूल ऑफ लॉ कितना साइलेंट हो जाती है। इसी तरह से रूल ऑफ लॉ कुछ नहीं कह पाती कि पॉलिटी में रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन कैसे हो, सोशल जस्टिस कैसे लिया जाए, पीपुल कैसे पार्टिसिपेट करें, डेलिब्रेट करें पब्लिक डिसीजन में, मतलब रिफरेंडम हो या रिकॉल हो, इन सब पे भी रूल ऑफ लॉ चुप रहती है। यहां तक कि रूल ऑफ लॉ चुप रहती है कि फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रूल क्या हो, क्या फेडरलिज्म हो या यूनिटरी गवर्नमेंट हो, रिपब्लिकन हो या मोनार्किकल हो, सेकुलर हो या थियोक्रेटिक हो, फ्लेक्सिबल हो चाहे रिजिड हो, हर तरह के जो है रूल ऑफ लॉ दिखते हैं। सऊदी अरेबिया में थियोलॉजिकल रूल है, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, अमेरिका में रिपब्लिकनिज्म है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यहाँ पे फेडरलिज्म है, इंडिया में पार्लियामेंट्री, सब रूल ऑफ लॉ के तहत आते हैं। साइलेंट है, इनडिफरेंट है। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए, उसका क्या स्कोप हो, इस पे भी रूल ऑफ लॉ चुप रहती है। जो जुडिशियल पावर है उसका क्या कंपोजिशन हो, जजेस कैसे अपॉइंट किए जाए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैसे हो, इस पे भी रूल ऑफ लॉ चुप चुप रहती है। एंड जो फाइनली ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्न एंड गवर्नर्स, जो हम पे शासन करते हैं, जो रूल्ड और जिस पे शासन होती है, रूल्ड और जो शासन करते हैं रूरल, इन दोनों के बारे में जो ऑब्लिगेशन है उनका क्या, मतलब व्हाट दे आर ऑब्लाइज्ड टू डू, व्हाट दे आर ड्यूटी बाउंड टू डू, इस पे भी रूल ऑफ लॉ चुप रहती है। पीपुल रोल इन एजेंडा सेटिंग, हमारा क्या रोल है, कुछ चीजें जो हैं वो एजेंडा में आ ही नहीं पाती गवर्नमेंट के डिसीजन में। कौन तय करता है एजेंडा, पीपुल कैसे तय करेंगे एजेंडा। मान लीजिए आज विकलांग लोग चाहें कि उनके लिए कोई लॉ बने, क्या है उनकी ताकत। यदि वुमेन चाहें कि उनके लिए कुछ लॉ बने, कौन बनाएगा। यदि एबोरिजिनल पीपुल, ट्राइबल पीपुल, कोई बस्तर का सोचे कि उसके लिए कोई कानून बने उसके हक के लिए, कौन बनाएगा। कहां से आते हैं एजेंडा सेटिंग, इस पे रूल ऑफ लॉ चुप रहता है। How rule of law treats people movement struggle which crosses the boundary of existing law। अब बक्सी कहते हैं कि ये अपने ही अदर को कैसे ट्रीट करता है, अनरूल ऑफ लॉ का लीजिए या अनरूली बिहेवियर को। लेकिन वो अनरूली बिहेवियर जो है वो डीप सोशल मूवमेंट से निकलते हैं, डीप, जब लोगों को बहुत ज्यादा एंग्यूस होता है, सड़क पे निकल आते हैं, लॉलेसनेस करते हैं। पीपुल्स मूवमेंट चाहे वो बहुत फॉर्म में आई है, बहुत गलत फॉर्म में भी, नक्सल के फॉर्म में, या इवन किसान मूवमेंट के दौरान आपको पता है लोग सड़कों पे निकल गए, 26 जनवरी को क्या हुआ हम लोगों ने देखा। इस तरह के सोशल मूवमेंट में जो अनरूली बिहेवियर होता है,
जो रूल ऑफ लॉ को वायलेट करता है, उसको कैसे रूल ऑफ लॉ ट्रीट करे? क्या वो कंटेस्टेशन है पॉलिटिकल राइट्स का, वो हक मांगने का एक मेथड है, पीपल का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इस तरह का आंदोलन करना और उसमें थोड़ी बहुत वायलेंस भी हो जाना, अनरूल हो जाना? उसको कैसे ट्रीट करें, ये सब पे भी चुप है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इस पार्ट में वो ये क्वेश्चन करते हैं कि जो कंस्ट्रेनिंग लैंग्वेज है आरओएल का, वो तो बहुत सिंपल है, वो रोकता है कि ये सब गवर्नमेंट नहीं कर सकती। लेकिन जो फैसिलिटेटिव लैंग्वेज है कि क्या कर सकती है, उसमें रूल ऑफ लॉ बहुत हल्का पड़ जाती है, बहुत चुप रह जाती है। लेकिन फिर भी रूल ऑफ लॉ बहुत कुछ इशारा करती है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वो आगे आर्टिकल में बताते हैं। वो इस तरह से बताते हैं कि देखिए, इंडियन आरओएल जो है वो कैसे अपने में समेटे हुए है थिक आरओएल के कॉन्सेप्शन, जो मैनिफेस्ट होता है, जो अधिकार मतलब राइट्स, विकास डेवलपमेंट, गवर्नेंस शासन और जस्टिस न्याय, इन सब की परिकल्पनाओं को और आपस में कैसे वो जुड़े हुए हैं, कैसे इंडियन रूल ऑफ लॉ जो है अपने में समेटता है। और इसके तौर पे बक्सी कहते हैं कि जो इंडियन आरओएल है वो अपना एक अलग फ्लेवर पैदा करता है, जो लिबरल कॉन्सेप्शन ऑफ राइट्स, जो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की है, उससे बहुत अलग हो जाता है, एक अलग तरह की। और इसी से वो निष्कर्ष निकालते हैं कि हर कंट्री के अपने सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वहां का रूल ऑफ लॉ डेवलप होना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव होगा अपने पीपल को न्याय दिलाने में, जस्टिस दिलाने में, उसके राइट की रक्षा करने में, और वहां पे सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने में। ऊपर से थोपा हुआ रूल ऑफ लॉ जो हुआ कॉलोनियल मास्टर के द्वारा, वो परहैप्स बहुत हमें हेल्प नहीं कर पाएगा हर कल्चर के पीपल एंड वहां के गवर्नेंस के लिए। यही इनका बेसिकली जो है वो निष्कर्ष है। अब जो है इन्होंने, अब जो आगे 3-4 स्लाइड है वो इन्होंने कैसे जो है, जो 4 चीजें कहा ना, गवर्नेंस, राइट एंड जस्टिस, जस्टिस और डेवलपमेंट को उन्होंने मिलाया, या राइट एंड जस्टिस को भी एक तरह से मिलाया, उसको कैसे जो है इंडियन रूल ऑफ लॉ मैनिफेस्ट करती है, वो थोड़ा सा देखिए। इनका कहना है बक्सी का कि जो इंडियन जो गवर्नेंस है, जो रूल ऑफ लॉ में जो गवर्नेंस छिपा हुआ शासन, वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई जो पार्टीशन का जो होलोकास्ट हुआ, जिस तरह से कि इंडिया डिवाइड हो गई 2 पार्ट में, और उसमें जो मार काट मची, लाखों लोग मतलब उसमें मरे, घायल हुए, विस्थापित हुए। उससे ऐसा सबक सीखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कि हमारे रूल ऑफ लॉ में कहीं ना कहीं गवर्नेंस जो है मिलिटराइज्ड हो गया, कहीं ना कहीं स्टेट को बहुत ज्यादा पावर देने की बात हो गई कि वो सप्रेस कर सके किसी भी फॉर्म ऑफ रिबेलियन को, किसी भी फॉर्म ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को, कि हम अलग कंट्री मांगेंगे। उस पे इंडियन स्टेट बहुत हेविली अपने को रूल ऑफ लॉ के थ्रू उन्होंने गार्ड कर लिया, बहुत सारे ड्रैकोनियन कानून उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। आप जानते हैं वो कानून इंदिरा गांधी के टाइम में मीसा था, उसके बाद टाडा आया, पोटा आया, यूएपीए अभी भी है, एनएसए अभी भी है, आफ्स्पा है। ये सब इतने ड्रैकोनियन, अभी आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में कैसे जो है कुछ लोगों को मार दिया गया गलती से आर्मी ने आफ्सा एक्ट के तहत, मतलब क्योंकि उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, ये नहीं कहा जाएगा कि उस एक्ट के तहत मार दिया, लेकिन गलती से ही भले, लेकिन ऐसा होता है। और वो तो आ गया प्रकाश में, ऐसे लोग कहते हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की बहुत ज्यादा हो रहा है। और कितने लोग जो हैं यूपा के तहत जो हैं, निर्दोष लोग भी, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो जो सरकार के अगेंस्ट कहते हैं, या कई लोग जो शायद बॉर्डर लाइन पे हैं, वो लोग भी जेल के अंदर हैं। एनएसए के अंदर जो है पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाला जाता है, और हर पॉलिटिकल पार्टी इसका मिसयूज करती है जहां भी सत्ता में होती है, चाहे कोई भी हो। तो ये जो एक एस्पेक्ट है गवर्नेंस का, वो रूल ऑफ लॉ का एक ब्लॉटेड पार्ट है, बक्सी कहते हैं। ये एक बहुत ही मिलिटराइज्ड, हेविली पुलिस्ड स्टेट की परिकल्पना हो जाती है, जहां गवर्नेंस जो है बहुत हैवी हैंड से किया जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल रूल ऑफ लॉ कैसे जो है हथियार देता है, सेडिशन एक्ट आप याद कीजिए, 124 ए आईपीसी का, जिसके तहत कितने ही लोगों को जेल भेजा गया है, मतलब बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को भी, फादर स्टेन का याद कीजिए, और कई लोगों को जो जो सोशल एक्टिविस्ट कहे जा सकते हैं एक तरह का तरीके से,
उनको भी भेजा गया है। और और ये ध्यान रखिए कि ये सब सेडिशन एक्ट जो है अंग्रेजों के टाइम का है, कॉलोनियल टाइम का है। उसमें जो लैंग्वेज है वो कॉलोनी के टाइम का है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इल विल फैलाना जो है उसको देशद्रोह माना गया है उसमें। इसी तरह सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट जो कि अब रिपील हो गया है, लेकिन इसके तहत अनफॉर्चुनेट है कि अभी भी गिरफ्तारियां हो रही है। उसमें केवल इतना तक था कि यदि आप फेसबुक ट्विटर पे कुछ ऐसा लिखते हैं जो सोशल इनमिटी फैलाता है या गवर्नमेंट के प्रति विद्वेष या अदर इस तरह के लैंग्वेज उसमें है जिसमें कि बहुत ही वेग है, कोई भी किसी भी तरह के मैसेज के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है और लोग उसमें हुए हैं। ऐसे केवल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, लेकिन ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो अंतर्निहित हैं मिस्टर बक्सी के आर्टिकल में, जहां पे कि यूनिटी और इंटीग्रिटी के नेशन के नाम पे जो है आरओएल बहुत वास्ट ऑथराइजेशन देता है इंडियन स्टेट को बहुत सारे एक्सेसेस करने का रूल ऑफ लॉ के नाम पे, जहां जो एक इंडिविजुअल की राइट जो है वो बहुत ज्यादा हनन होती है। तो ये यही बातें इसमें बेसिकली इस स्लाइड में यही बातें लिखी गई है। मतलब ये है कि स्टेट किसी भी हद तक जा सकता है यदि आर्म्ड रिबेलियन हो जाए या सिसेशन इंडियन यूनियन से हो, लेकिन उस जाने में जो इन्होंने इस तरह का रूल ऑफ लॉ को एज ए हथियार यूज किया है वो कई जगह गलत ढंग से इस्तेमाल हो जाते हैं, गलतियां होती हैं और इंटेंशनली भी गलत ढंग से होती है। ये भी इंडिकेशन है इस आर्टिकल में। इंडियन आरओएल और इंडियन फेडरलिज्म कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे इंडियन फेडरलिज्म एक सबस्टेंशिएट करता है थिक आरओएल को, वो प्रोफेसर बक्सी ने गवर्नेंस में आगे बताया है। इनका कहना है कि इंडियन फेडरलिज्म जो है एक कांस्टेंट स्ट्रगल है बिटवीन फेडरल प्रिंसिपल एंड फेडरल डिटेल। जो फेडरल प्रिंसिपल है वो तो प्रिविलेज करता है, वो प्रेफरेंस देता है लोकल को विद इन द नेशनल, लेकिन जो डिटेल है, जो प्रैक्टिस जो फेडरलिज्म की है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल है, 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट, वो बहुत हेवली फेवर करता है नेशनल ओवर लोकल। यहाँ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, आपको पता है कि सेंटर कितना स्ट्रांग है, और प्रोफेसर बक्सी कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस भी इस तरह से बनाए गए हैं कि वो सेंटर को ज्यादा फेवर करते हैं, उस सेंट्रल इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होते हैं, उनका स्टेट पे अख्तियार होता है, और इवन जुडिशियरी भी अपने प्रोनाउंसमेंट से अधिकतर सेंटर को ही सपोर्ट करती नजर आती है जब विवाद हो जाता है सेंटर स्टेट के बीच में। और वहां भी कहीं ना कहीं यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के चलते ऐसा होता है। इसके अलावा प्रोफेसर बक्सी जो है एक एरे ऑफ इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इंडियन आरओएल में बताते हैं जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। जैसे फाइनेंस कमीशन है जो सेंटर स्टेट के बीच में जो बंटवारा होता है टैक्स प्रोसीड का, सीएजी है, इलेक्शन कमीशन है, सीवीसी है, हायर जुडिशियरी है, और बहुत सारे और आप इंस्टीट्यूशन को देख सकते हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के पार्ट हैं। लेकिन यहां पे प्रोफेसर बक्सी बोलते हैं कि ऑल दीज इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क कंटिन्यूअसली रीआर्टिकुलेट पीपल्स पावर confronted by a heavily militarized polity and state which often inflict, मतलब वो वार करते हैं, heavy democratic deficit on the processes, institution and network of governmentability। ये heavy लाइन में प्रोफेसर बक्सी बहुत सारे बातें कहते हैं जो आज के हमारे पॉलिटिक्स की एलिमेंट है, बीमारी है, कि ये जो इंस्टीट्यूशन है उनका एक दायित्व है, बाउंड एंड ड्यूटी है कि वो पीपल्स के पावर को कैसे आर्टिकुलेट करें, कैसे गवर्नेंस को जस्ट बनाए, एक ट्रांसपेरेंट बनाए, पार्टिसिपेटिव बनाए, और लोगों का विश्वास इंस्टीट्यूशन और लिबरल डेमोक्रेसी में रहे। लेकिन एक तरफ खड़ा होता है मिलिटराइज्ड पुलिस स्टेट गवर्नमेंट जिसके पास में अथक पावर है, और वो सत्ता की पावर जो है उसके सामने और जिस तरह से वो एक्ट करती है उसमें कई बार ये इंस्टीट्यूशन ढीले पड़ जाते हैं, ये इंस्टीट्यूशन असहाय दिखते हैं, और वहां पे डेमोक्रेटिक डेफिसिट पैदा होती है। तब लोग सड़क पे निकल आते हैं, तब जो है कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम होती है और रूल ऑफ लॉ खुद जो है अपने को असहाय महसूस करता है, ये उनका कहना है। इसके अलावा प्रोफेसर बक्सी कहते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म कंट्रीब्यूट टू द आरओएल डिस्कोर्स not just as facilitating governance, but also as empowering participatory form of citizen resilience and self-reliance। यहां पे देखिए ये फेडरलिज्म के सबस्टेंस पे जाते हैं। फेडरलिज्म क्या है? जहां लोकल पीपल, लोकल इथोस, लोकल इंस्टीट्यूशन को वैल्यू दी जाती है नेशनल में,
जहां पे एक पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट की बात आती है, ओपन गवर्नमेंट की बात आती है, जहां पे कि सब मिल करके, वहां पीपल की जो रेजिलियंस होती है, जो उनका सेल्फ रिलायंट होता है, जो गांधी जी कहते हैं, वो सामने आता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इनका ये कहना है कि जो इंडियन फेडरलिज्म है वो कहीं ना कहीं थिक आरओएल को सपोर्ट करती है, इसलिए ये बहुत ही वैल्यूएबल है और हमें इसको समझना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए अपने यहाँ जो फेडरलिज्म है उसको, नॉट ओनली इन डिटेल बट ऑल्सो इन प्रिंसिपल, मतलब और या कहेंगे नॉट ओनली इन प्रिंसिपल बट ऑल्सो इन डिटेल। अब ये दो स्लाइड में हम ये देखने की कोशिश करेंगे, एक तो आपने देखा कि इन्होंने चार चीजें कहा था, गवर्नेंस वो हम लोगों ने देख लिया दो स्लाइड में, अब ये राइट्स की बात कर रहे हैं, इंडियन आरओएल कैसे हमें अधिकार देता है, और फिर जस्टिस की बात करेंगे जो कि डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। राइट देखें तो हम लोग सब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट हैं, इसके अलावा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो भी इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स के तौर पे हैं, उन दोनों का नाता भी हम लोगों ने कई कई वीडियोस में देखा है। उसी बात को प्रोफेसर बख्शी यहाँ पे कई तरीके से कहते हैं, ये कहते हैं कि राइट्स अंडर इंडियन आरओएल नॉट ओनली रिस्ट्रेन गवर्नमेंट, अगेन वो स्वॉर्ड ही नहीं है, तलवार ही नहीं, बट ढाल भी है, बट इट ऑल्सो फैसिलिटेट इट टेकिंग पॉजिटिव स्टेट। सो ये डिफरेंस है लिबरल लिबर्टेरियन कॉन्सेप्शन ऑफ राइट से, कि यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल ऑफ लॉ का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो फंडामेंटल राइट है वो इस तरह से फ्रेम किए गए हैं कि वो केवल स्टेट के हाथ को बांधते नहीं है, बल्कि उनको इनकरेज करते हैं कुछ पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए। कुछ एग्जाम्पल प्रोफेसर बख्शी खुद देते हैं अपने आर्टिकल में, वो कहते हैं आर्टिकल 17 जो है वो आउटलॉ करता है सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके लिए स्टेट को पॉजिटिव रोल अदा करना पड़ता है, स्टेट को आगे आना पड़ता है। आर्टिकल 23-24 आपको पता है कि राइट्स अगेन एक्सप्लॉयटेशन है, इसमें बॉन्डेड लेबर को खत्म किया गया है, किसी तरह के अनफ्री लेबर और वायलेंट सोशल एक्सक्लूजन, यहां भी स्टेट को कुछ करना पड़ता है। आर्टिकल 14-15 जो राइट टू इक्वलिटी देता है, वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए जो है पैट्रियार्की के इंस्टीट्यूशन को स्टेट को तोड़ना पड़ता है। आप याद कीजिए हिंदू कोड बिल एंड ऑल अदर्स लाया गया स्टेट के द्वारा। आर्टिकल 25-26 जो कि एक तरह से राइट टू रिलीजियन, राइट टू कॉन्शियंस देता है, वहां भी जो है वो स्टेट को पावर देता है कि किसी रिलीजियन में भी यदि कोई बुराई है तो उसको भी जो है वो ऑफेंसिव प्रैक्टिसेज हैं, जैसे मंदिर में घुसने को रोकने से लेके अदर, तो उस पर भी स्टेट जो है एक्शन ले सकता है। और जो आर्टिकल 27 से 30 जो ग्रुप राइट्स हैं, जो कल्चरल राइट्स हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए, कल्चरल माइनॉरिटी के लिए, वहां पे भी जो है स्टेट को काफी सारे जो हैं पॉजिटिव राइट्स दिए गए हैं, जिससे कि वो इन राइट्स को ग्रुप को मुहैया करा सके। इसके चलते ही फिर से एक बार जो इस लाइन को देखिए, हेंस इंडियन आरओएल स्टैंड्स नॉट जस्ट एज ए सोर्ड अगेंस्ट स्टेट डोमिनेशन एंड वायलेशन एंड हिस्टोरिक सिविल सोसाइटी नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस, बट ऑल्सो एज ए शील्ड, ये ढाल की तरह भी काम करता है, इंपावरिंग द प्रोग्रेसिव स्टेट इंटरवेंशन इन द लाइफ ऑफ सिविल सोसाइटी। मतलब एक तरह से ये स्टेट को रोकता भी है, लेकिन जैसा ऊपर हम लोगों ने देखा कि ये स्टेट को इनकरेज भी करता है कि जो बरसों से जमाने से यदि सिविल सोसाइटी में कुछ प्रैक्टिसेज जो सड़ गल गए हैं, तो उसको भी जो है इंटरवीन करने का स्टेट को ये हक देता है। बख्शी कहते हैं कि हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो समय से आगे था, वहां पे जो है सिविल लिबर्टीज के अलावा जो है सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की भी गारंटी दी गई। ऑफ कोर्स एक कमजोर राष्ट्र होने के चलते इकोनॉमिक टर्म्स में हम उसको जस्टिफिएबल नहीं बना सके, लेकिन जिस तरह से जुडिशियल रिव्यू हुई, बाद में हम लोग देखेंगे कोर्ट ने पहले तो डीपीएसपी को वैल्यू नहीं दिया, लेकिन बाद में कोर्ट को भी समझ में आया कि ये असली सबस्टैंटिव जो है वो रूल ऑफ लॉ है, वो थिक रूल ऑफ लॉ है, वो गुड इथिकल एंड मोरल एंड उसको बढ़ावा देने वाला है। तो उन्होंने जो है फंडामेंटल राइट के साथ डीपीएसपी को रखा, और उस जुडिशियल रिव्यू ने जो है फर्दर रिस्ट्रेन किया जो डिस्क्रिशनरी पावर थी लेजिस्लेचर के भी और एग्जीक्यूटिव के भी। तो यहां पे ये कहते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू का जो डोमेन है, उसने हमारे राइट्स को एक नया आयाम दिया, उसने हमारे रूल ऑफ लॉ को एक थिकनेस दी। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ने जो है
वो पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को रोका, उससे जो है हमें सिटीजन को, पीपल को एक गारंटीड राइट जो स्टेट छीन सकता था, जो इमरजेंसी के टाइम में छीनी गई थी, उसको उसने प्रोटेक्ट किया एक तरह से, तो रूल ऑफ लॉ को बचाया। और फाइनली जो है वो कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू के आगे बढ़ करके जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो मैकेनिज्म है, उसके थ्रू जुडिशियरी एक्चुअली बन गई कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंडिया में, और वो बन गई, जुडिशियरी बन गई प्रोटेक्टर ऑफ पीपल्स राइट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। मतलब एक्चुअली हमारा जो भरोसा है वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे नहीं हो करके, या आप कहिए रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन पे नहीं हो करके, जैसे पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है, या विधानसभा, या उसके द्वारा चुने गए बनाए गए अदर इंस्टीट्यूशन, हमारा जो लॉयल्टी या फेथ है पीपल का, वो शिफ्ट हुआ जुडिशियरी की तरफ, क्योंकि जुडिशियरी दिखा पब्लिक के साथ खड़ा अगेंस्ट द स्टेट whenever it tried to violate the rights and freedom and justice to individual as embodied in the Indian rule of law। ये बात बख्शी कहते हैं, ये प्रेज करते हैं कोर्ट को, और क्यों पीपल का लॉयल्टी जो है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन से हट करके, या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से हट के एक अनइलेक्टेड, एक टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस को जुडिशियरी कह लीजिए, उसके तरफ क्यों गया और कैसे गया, और कैसे जुडिशियरी ने जो है थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अपने को कस्टोडियन बना लिया रूल ऑफ लॉ का, अपने को कस्टोडियन बना लिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रोटेक्ट करने का। फाइनली जो है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पे बख्शी कहते हैं कि हमारा जो रूल ऑफ लॉ है उसमें 3 क्वेश्चन जो है सबस्टेंटिव क्वेश्चन उठा कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कि प्रॉपर्टी राइट को क्या किया जाए। लिबरल डेमोक्रेसी में प्रॉपर्टी राइट सैक्रोसैंक्ट होता है, लिबरलिज्म से आया है, लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैसे हम उसको जो है फर्दर करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इंश्योर करेंगे अपने वास्ट मार्जिनलाइज गरीब गुरुआ लोगों के लिए। सो आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को जो है हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से, उसको मेयर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि कैसे रिकंसाइल किया जाए ग्रुप और इंडिविजुअल राइट्स को। एक तरफ जो है ग्रुप को कल्चरल राइट है बहुत सारे 27 से लेके 30, खास करके 29-30 में, और इंडिविजुअल को बहुत सारे राइट है, फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम एंड ऑल। ये जो टसल है इसका अभी भी जो है कोई निदान नहीं हो पाया है। आप अभी देखिएगा साबरीमाला टेम्पल एंट्री में क्या हुआ, एक तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट बीच में फंस गई, एक तरफ जो है वहां पे कल्चरल ग्रुप राइट है, सबरीमाला ट्रस्ट जो है, सबरीमाला को जो मानने वाले जो कम्युनिटी हैं उनकी अपनी भावना है, वो उनके ग्रुप और कल्चरल राइट से आता है 29-30 से, कहीं ना कहीं वो राइट टू रिलीजन से भी आता है, राइट टू कॉन्सेंस 25 से, और एक तरफ जो है राइट टू इक्वलिटी आ जाता है कि सबको एक बराबर का हक होना चाहिए, टेम्पल में एंट्री होनी चाहिए, किसी का सेक्स के बेसिस पे जो है, एज के बेसिस पे आप नहीं रोक सकते हैं उसको, वहां इंडिविजुअल राइट आ जाती है। तो इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट का जो टसल है वो अभी भी जो है वो हमारे लिए कन्वर्म रूल ऑफ लॉ में बना हुआ है इंडिया में। एंड थर्ड बख्शी कहते हैं जो प्रॉब्लम आई रिकंसिलेशन की, आई अफर्मेटिव एक्शन टुवर्ड्स सोशल जस्टिस। कहां तक जाएं हम, क्या हम रिजर्वेशन दें SC ST को, कि OBC को भी दें तो कितना दें, क्या नौकरी में दें, लेजिस्लेचर में दें, प्रमोशन में दें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दें, कहां तक दें और कितना दें, ये क्वेश्चन अभी भी अनुत्तरित है एक तरह से। इन 3 सबस्टेंटिव क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है हमारा नॉर्म ऑफ जस्टिस एंड डेवलपमेंट। इन इंडियन ROL, डेवलपमेंट signifies the disproportionate flow of state and societal resources that enhance real life benefits for the Indian impoverished masses, that जिसको कि आप रॉल का डिफरेंस प्रिंसिपल कह सकते हैं। बख्शी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट है, जो रूल ऑफ लॉ के तहत ही आप देखिएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, जो रॉल ने अपने डिफरेंस प्रिंसिपल से दिया था। उसमें जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यदि आप देख लीजिए, चाहे जिस तरह से वेल्थ टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जो सोशल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो, वेलफेयर प्रोग्राम हो, उसमें
सोसाइटी में जो लोग रिच हैं उनसे लेके रिसोर्सेज जो मार्जिनलाइज हैं, जो पुअर हैं, उनके तरफ देने का जो एक कंटिन्यूअस इंडियन गवर्नमेंट ने किया है इंडियन रूल ऑफ लॉ के तहत। वैसे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठाए सकते हैं कि उसमें पॉपुलिज्म घुस गई है, वो वोट के लिए देने लगे हैं, पुअर को पुअर रखने से हो गई है। उसमें जो है अमर्त्य सेन का ये भी आ जाता है कि लोगों को पुअर इसलिए पुअर पुअर नहीं होते कि उनके पास में पैसे नहीं है, बिल्कुल आपने उनको कैपेबल नहीं बनाया है। और जब वोट की पॉलिटिक्स होती है, जो ये डेवलपमेंट का जो ये नॉर्म है कि गरीब अमीर से लो और गरीब को दो, तो गरीब को हमेशा गरीब रखने के लिए वोट बैंक के लिए सारी तमाम इस पे डिबेट हो सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर बक्सी का कहना है कि ये रूल ऑफ लॉ एक तरह से इंडिकेट करता है इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को एज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। और जैसा मैंने कहा कि इन्होंने बहुत प्रेज किया है अपने आर्टिकल में इंडियन जुडिशरी का, कि इंडियन आरओएल जो है, जो फ्लरिश किया है, जो इंडियन आरओएल जिस तरीके से खिला है, उसमें जुडिशरी का काफी रोल है। इसमें से कई बातें मैंने आपको पहले ही कह दी है कि सागा ऑफ इंडियन आरओएल, यदि आप देखिए कहानी यदि इंडियन आरओएल का, तो वो वही कहानी है कि कैसे जुडिशरी टूक ओवर द रोल ऑफ कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट एंड मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ए लिविंग डॉक्यूमेंट। कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने, कैसे जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना दिया जिसको लोग देख करके सोचते हैं कि ये हमें राइट देता है। एक किताब नहीं बल्कि एक मूर्त जीवित एक तरह का आ, आपको अधिकार देने वाला डॉक्यूमेंट, लिविंग डॉक्यूमेंट, ये जुडिशरी ने बनाया। सो ड्यूरिंग 2.5 डिकेड ऑफ इंडिपेंडेंस, बक्सी कहते हैं और बहुत लोग कहते हैं कि जुडिशरी जो है बहुत लीगलिस्टिक व्यू रखी थी फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बारे में। इनका कहना था कि फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, डीपीएसपी नहीं है, इसलिए फंडामेंटल राइट का प्रेफरेंस है ओवर डीपीएसपी। आप देखिए जो केसेज हुए थे, जैसे सज्जन सिंह केस ले लीजिए, गोलकनाथ केस ले लीजिए, उन सब में जो है ये सारे केसेस में और कई सारे केस में जो है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि फंडामेंटल राइट सैक्रोसैंक्ट है और उसको प्रेफरेंस देना है डीपीएसपी के ऊपर। तो ये जो है, ये इससे क्या हुआ, एक लॉन्ग बैटल इंस्यू हुआ जहां पे कि जुडिशरी कंजर्वेटिव दिखी और गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव दिखा। गवर्नमेंट चाहता था कि हम एग्रेरियन रिफॉर्म करें, जमींदारी सिस्टम खत्म करें, जमीन को बांटें और रीडिस्ट्रीब्यूशन करें, और कोर्ट जो है वो प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करता दिखता था, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता दिखता था, डीपीएसपी को उतना वैल्यू नहीं देता था। लेकिन बाद में आप 70s में कह सकते हैं, 80s में judiciary started to accord equal importance to the DPSP, thus strengthening the values of Indian ROL। वहां पे वो thick value जो Indian ROL का उसको strengthen करने नजर आई। Also they use DPSP to extend the ambit and scope of FR। ये मैंने कई बार आपको बताया कि कोर्ट ने डीपीएसपी को यूज करना शुरू कर दिया फंडामेंटल राइट को बढ़ाने के लिए। जैसे कि डीपीएसपी को यूज करके उन्होंने राइट टू शेल्टर दिया, राइट टू लाइवलीहुड दिया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, राइट टू प्राइवेसी। ये सब उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं डीपीएसपी में अंतर्निहित है और वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का एक पार्ट है, इसलिए उसको मिलना चाहिए। तो देखिए कोर्ट कितना प्रोग्रेसिव होते चला गया और कैसे इसने जो है थीन वर्जन ऑफ आरओएल से थिक वर्जन की तरफ कोर्ट चलते चले गए बक्सी के अनुसार। गोइंग बियॉन्ड दिस, इंडियन जस्टिस या जुडिशरी have assumed awesome power to submit constitutional amendment to strict judicial scrutiny and review। उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन निकाल लिया केशवानंदा भारती केस में, जो मिनर्वा मिल केस से स्ट्रेंथन हुई, और उसमें उन्होंने हाथ पैर बांध दिए पार्लियामेंट के। उसको कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर को चेंज नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मोरलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन बन गया, वो जुडिशरी बन गया। इंडियन रूल ऑफ लॉ का अल्टीमेट कस्टोडियन कौन बन गया, जुडिशरी बन गया। जुडिशरी ही इंडियन रूल ऑफ लॉ को एक्सपाउंड भी करेगा, एक्सप्लेन भी करेगा, उसका लिमिट तय करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन का भी दायरा तय करेगा कि और पार्लियामेंट कितना कॉन्स्टिट्यूटिव पावर उसमें है, कितना वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, ये भी तय जो है जुडिशरी करेगा। किस तरह का रोल जुडिशरी ने अख्तियार किया। So further through the novel device of public interest litigation, the judiciary truly became the harbinger of, मतलब कि एक leader of protector of human right and custodian of constitutional morality and rule of law in India। तो ये एक बहुत प्रेज जो है वो जुडिशरी पे बरसाते हैं।
ये कहीं ना कहीं इस ऑथर का भी वही डेफिसिट दिखता है टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, बिकॉज कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेटिक डेफिसिट उन्होंने दिया कंट्री को, जो उनसे एक्सपेक्टेड था कि जिस तरह का गवर्नेंस आना चाहिए वो जनता को कहीं ना कहीं फील होता है कि वो नहीं आ पाया। रूल ऑफ लॉ के एम्बिट में वही वायलेंस और वायलेशन होता रहा जो इसका बेस है, जो वेस्टर्न कंट्री में हुआ सैकड़ों सालों में, और एक बहुत ही अनइक्वल अनजस्ट सोसाइटी वेस्ट का बना, वही जो है थोपा गया इंडियन रूल ऑफ लॉ के नाम पे। और यहाँ के जो गवर्नेंस या गवर्नमेंट उस दिन की थी, किसी भी पार्टी की हो, उन्होंने उस रूल ऑफ लॉ को उसी तरीके से यूज किया, और इसके चलते जो है लोगों का फेथ उसमें से घटा, लोगों की रेजिलियंस घटी, सेल्फ रिलायंस घटा, लोग सड़कों पे आए, मूवमेंट हुई, लेकिन कोर्ट कहीं ना कहीं और कुछ इंस्टीट्यूशन ने सेम्बलेंस को स्थापित किया और जो थिक आरओएल है उसको स्टैब्लिश करने में हेल्प किया। बेसिकली ये यही कहना चाहते हैं। सो कंक्लूजन जो है वो ये है, ये बहुत अच्छा कंक्लूजन, मैं नहीं बोलूंगा इसका स्लाइड, मैंने उनके ही कंक्लूजन जो आर्टिकल का है वहां से लिया है। वो एक बार फिर से जो है काफी बुराई करते हैं, जो मैंने अभी आपको बोला कि जो हमारा रूल ऑफ लॉ चूंकि कॉलोनियल लीगेसी रही है, ये वायलेंस और वायलेशन पे बेस्ड है, इसलिए ये इम्बेडेड हो गया है इंडियन रूल ऑफ लॉ में। मतलब इन इंडियन रूल ऑफ लॉ कैसे जो है यूरोसेंट्रिक होने के चलते, वेस्टर्न नोशन ऑफ वायलेंस और वायलेशन होने के चलते, कैसे ये ज्यूरिस्पैथिक हो गया। ज्यूरिस्पैथिक इन्होंने वर्ड बार बार यूज किया है, उसका मायने है कि ये एज ए जस्टिस के नजर से देखे तो इसमें रोग है, इसमें एलिमेंट है। तो ये बताते हैं कि कैसे इनका बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं ड्यूरिंग आर्टिकल और कंक्लूजन में भी, कि जो मार्जिनलाइज पीपल हैं, ट्राइबल हैं, वुमेन हैं, दलित और दलित वुमेन हैं, इन सब का रूल ऑफ लॉ पे क्या नाता है। अभी आप हाथरस में देखिए तो वहां रूल ऑफ लॉ कैसा दिखता है आपको, या कई कई केसेस आप देखेंगे जहां रूल ऑफ लॉ जो है मतलब आपको पूरा तार तार होता हुआ दिखेगा। जो मार्जिनलाइज पीपल है उनके लिए कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो रूल ऑफ लॉ है वो स्टेट अपने लिए यूज कर लेता है, जो प्रिविलेज पीपल हैं अपने लिए यूज कर लेते हैं। और जैसा मैंने आपको बोला कि कोर्ट में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, इवन मिडिल क्लास पीपल का। तो आपको कहाँ न्याय है, कहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, इस क्वेश्चन को वो उठाते हैं। So marginalized people are caught in the ever in escalating wave of constitutional government। कहने को तो constitutional government लोगों को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। और जो lived atrocities of Indian ROL in practice, जो पुलिस के द्वारा जो बर्बरता होती है, मिलिट्री के द्वारा होती है, गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेसेस होती है, जो इंस्टीट्यूशन जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है उनके द्वारा होती है, वो एक हॉरर पैदा करता है, वो अविश्वास पैदा करता है इंडियन रूल ऑफ लॉ के प्रैक्टिस में। Or injurious-pathic attribute of Indian rule of law at work can be described best in terms of social reproduction of rightlessness। इन्होंने हाना आर्डेंट का जिक्र किया है, जो कहती हैं कि बेसिकली जो है रूल ऑफ लॉ क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है राइटलेसनेस को। वो कुछ पीपल को तो प्रिविलेज देता है, राइट देता है, लेकिन वास्ट मेजोरिटी ऑफ मासेस का राइट को छीन लेता है, उसको राइटलेस बना देता है, उसका खत्म हो जाती है पूरी राइट जो है, बिकॉज रूल ऑफ लॉ इसी तरीके से फ्रेम्ड है। सो जो पैथोलॉजीज ऑफ गवर्नेंस आर इंडीड नॉर्मलाइजिंग मोड ऑफ गवर्नेंस एज ए मींस ऑफ कंट्रोलिंग राइटलेस पीपल। यहाँ आर्डेंट के लाइन को रिप्रोड्यूस करते हैं कि रूल ऑफ लॉ बिकम द रूल ओवर राइटलेस पीपल। तो आप जिस आदमी के पास कोई अधिकार नहीं है, वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल, उसके ऊपर शासन करने को आप रूल ऑफ लॉ कहते हैं। तो कई तरीके से इन्होंने जो है रूल ऑफ लॉ को इसके कोलोनियल लिगेसी होने के चलते, इसके यूरोसेंट्रिक होने के चलते, इसके लिबरल लिबर्टेरियन इथोज में धसे होने के चलते, इन्होंने रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्शन है जिसको हम लोगों ने एज इट इज अपनाया अपने यहाँ, उसको ये एक तरह से डिराइड करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। देन ये कहते हैं कि इसके लिए जरूरी है कि मल्टी कल्चरल नैरेटिव रूल ऑफ लॉ का होना चाहिए। हर कल्चर में अलग, उसके ही अपने कल्चरल इथोस से कंसिस्टेंट, उसके अपने सामाजिक ताने बाने के अंदर, और उसका जो हजारों सालों का प्रैक्टिसेज है, कस्टम है, उससे कंसिस्टेंट जो है रूल ऑफ लॉ वही होना चाहिए। नहीं तो जो कहते हैं फ्रेड रिग्स कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी, जहां रूल ऑफ लॉ जो है
वो किताबों में लिखी हुई है, लेकिन जो प्रैक्टिस होती है, जो ब्यूरोक्रेसी करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसके सोशल कस्टम प्रैक्टिस पे होती है। दोनों में कोई नाता नहीं है। उसको उन्होंने फॉर्मलिज्म बोला। तो रिचुअल ऑफ रूल, रूल केवल ये है, यू शो मी द फेस, आई शो यू द रूल। तो ये चीज होगा यदि आप ऊपर से थोपेंगे रूल ऑफ लॉ को और आपका अपना कल्चर उसको सपोर्ट नहीं करता है। और फाइनली ये जो है माइकल ऑक्सफोर्ड, उसकी जो है एक लाइन को लेते हैं कि फार फ्रॉम बीइंग ए फिनिश प्रोडक्ट, कोई ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है रूल ऑफ लॉ, ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। इट रिमेन्स एन इंडिविजुअल कंपोजिशन, a unity of particularity and generality in which each component is what it is in virtue of what it contributes to the delineation of the whole। स्टिल जो है ये एक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट मिलके एक होल बनने की प्रोसेस है, और वो प्रोसेस अभी भी अधूरा है। वो प्रोसेस जो है, दैट वर्च्यू ऑफ द होल, जो ये होल बनती है रूल ऑफ लॉ, मे नॉट एनी लॉन्गर लेजिटिमेट यूरो अमेरिकन नायरोलॉजी। और ये जो होल बन रही है हर सोसाइटी में अलग अलग, हर कल्चर में, ये जरूरी नहीं है कि वो वही बने जो यूरो या अमेरिकन, एंग्लो अमेरिकन नैरेटिव जो है रूल ऑफ लॉ का, उससे कंसिस्टेंट हो, उससे अलग हो सकती है। जैसे इंडिया में अलग तरीके से इवॉल्व हो रही है 70 सालों में, यदि 300 साल और होगी तो एक अलग ही रूल ऑफ लॉ का फ्लेवर जो है बनेगा। Rather, the task remain re-privileging other ways of telling ROL stories as a form of participating enterprise of myriad subaltern voices। Finally, इनका कहना है कि हमें एक अलग स्टोरी जो है ROL का पैदा करना होगा, जो दबे कुचले लोग, जो सबअल्टर्न क्लास है, दलित, मार्जिनलाइज, ट्राइबल, वुमेन, खास करके गरीब वुमेन, और जितने तबके हैं, जैसे जो जो सेक्सुअली डिफरेंट हैं, जिसको आप ट्रांसजेंडर कहते हैं, जो विकलांग हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ऐसे तमाम जो जो अदर लोग हैं, जो साइकोपैथ, जो मेंटली, जिसको हम डिरेंज्ड बोलते हैं, जिसको फूको कहते हैं, जिसको डिफरेंट पीपल, उन सब को कैसे जो है आरओएल शक्ति दे, कैसे जो है वो आरओएल पीपल को रेजिलियंस दे, पीपल को राइट दे। और जो थिक कॉन्सेप्शन ऑफ आरओएल है कि उसमें गुडनेस निहित होना चाहिए, जस्टिस निहित होना चाहिए, पीपल का अधिकार निहित होना चाहिए, और एक गुड गवर्नेंस, इसको कैसे करें, इसके लिए एक अलग नैरेटिव गढ़ने की जरूरत है। फाइनली बेसिकली ये कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ये आर्टिकल के इसमें ये क्या कहते हैं। इसको आप एक दो बार यदि आप देख लेंगे वीडियो को, तो एग्जामिनेशन में इससे जुड़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और इंडियन रूल ऑफ लॉ से आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। यही मेरा प्रयास था। सो थैंक्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिए, और आप यहाँ से एग्जामिनेशन गाइड ले सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे चीजें जो हैं वो यूजीसी नेट की इस गाइड में हैं। एंड ऑल द बेस्ट। मैं कोशिश करूंगा एक दो टॉपिक, यदि आपको बहुत मन करे तो प्लीज मुझे मेल कीजिए कि सर ये आर्टिकल मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप भेजिए भी उस आर्टिकल को। मेरे कई स्टूडेंट ने भेजा भी है। थैंक्स फॉर सेंडिंग दोज आर्टिकल्स जो आपके प्रोफेसर देते हैं, तो मैं उसको पढ़ के आपके लिए इजी बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पूरा एमए का सिलेबस कवर करना मेरे बूते में नहीं हो पा रहा है। सॉरी फॉर दैट। उतनी टाइम एनर्जी मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन इस तरह से जैसे मैंने अभी प्रोफेसर बक्सी के आर्टिकल को एक तरह से डिकोडिफाई किया, एक्सपाउंड किया, सेम वे में अदर डिफिकल्ट आर्टिकल के भी करने के लिए कोशिश करूंगा मेरे एमए के स्टूडेंट के लिए। ओके, सो बाय, एंजॉय एंड हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर टुमारो। बाय।